चाहे कक्षा 6 ले लीजिए, चाहे कक्षा 7, चाहे कक्षा 8, लगभग विज्ञान का पहला पार्ट सिर्फ तकनीक और विज्ञान के आसपास ही घूम रहा है। उसका कारण दरअसल ये है क्योंकि अगर हमने विज्ञान की एक आत्मा को पढ़ लिया तो फिर उसका जो शरीर है हमें उसको इलेबोरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक्स मैंने ये लिख दिए हैं, आधे टॉपिक हैं, आधे दोबारा लिखे जाएंगे, काफी ज्यादा पढ़ाना था आज। पहला है संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा प्रतिरक्षा, चिकित्सा, ऐसे ही यातायात के क्षेत्र में, इस तरीके से टॉपिक्स आएंगे। जो 7वीं में पढ़ा, पहले जो हमने 6वीं में पढ़ा उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन जो था वो 7वीं में था, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 7वीं से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है। इसमें बहुत सारी नई बातें पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। मैं धीरे धीरे आप लोगों के बीच में वो रखता रहूंगा। आप कॉपी पेंसिल लेकर साथ में बैठ जाइए, बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने। चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है संचार के क्षेत्र में। तो जैसे कि मैं पिछले कई क्लासेस में बता रहा हूं और दोबारा मैं इसी चीज को बताऊंगा कि पहले संचार का क्या माध्यम था, ये देखने वाली बात है। पहले जैसे मैंने बताया कि पहले हम पत्र लिखते थे, या पत्र से भी थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं तो पत्र से पहले क्या होता था कि अगर हमें किसी तक कोई बात पहुंचानी है तो हम एक व्यक्ति को चुनते थे। जैसे हमने एक रामलाल को भेज दिया, या हमारे घर में जो नौकर था रामू काका, हमने उसको भेज दिया, व्यक्ति यानी कि रामू काका। हमने जैसे रामू काका को 100 किलोमीटर दूर कहीं पे कोई हमें बात कहलवानी है तो हम रामू काका को भेजेंगे, रामू काका जाकर वहां पे एक इंफॉर्मेशन दे देंगे, जो भी उन्हें कहना है, जो भी संदेश भेजना है। जैसे अगर आप ये समझिए कि पति को कुछ कहलवाना है तो वो रामू काका को बोल दिया जाएगा और रामू काका जाकर पति से कह देंगे। पति को अगर कुछ कहलवाना है घर वालों को या पत्नी को तो वो रामू काका के माध्यम से कर देंगे। यानी कि सबसे पहले हमने व्यक्ति चुना, व्यक्ति के बाद फिर हमने कबूतर, अगर आपको ध्यान हो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया, तो उसके बाद कबूतर के गले में हम वो चिट्ठी बांध देते थे, फिर संदेशवाहक कबूतर हो गया। कबूतर के बाद क्या हुआ कि हमने फिर पत्र भेजने शुरू कर दिए, यानी कि अब व्यक्ति पत्र लेकर जाता था। आपने देखा होगा राजा महाराजा वाली पिक्चर में कि वो इस तरीके से फरमान सुनाते थे कि जलाल ने आपको यहाँ बुलाया है और ये करना है और वो करना है, इस तरीके से। तो फिर क्या हुआ कि पत्र चलने लगे। अब वो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था, अपना पत्र पढ़ता था, जो भी संदेश होता था, और वापस आता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डाकिये चलाए गए। डाकिये यानी कि अब क्या हो रहा है कि एक हमने डाकिया नियुक्त कर दिया। वो क्या करेगा कि अगर कानपुर से कोई पत्र आया है तो वो इस डाकिया के पास आएगा, डाकिया उसे इलाहाबाद भिजवा देगा, वो इलाहाबाद जाना है। या फिर लखनऊ से कोई पत्र आया है और वो जाना है देहरादून, तो ये देहरादून भिजवा देगा। तो यानी कि अब हमने डाकिये बना दिए। डाकिये के बाद फिर क्या हुआ, अब और एडवांसमेंट हो गई, हम लोग और थोड़े से आधुनिक हो गए हैं। तो उसमें क्या हुआ है, अब ईमेल चलने लगे हैं। मुझे आना ईमेल तक था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इतनी ये रामायण पढ़ी। यानी कि अब क्या है, अब ईमेल है। अब ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या है, ईमेल, MAIL, मेल। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से, ई का मतलब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, यानी कि बिजली, तो यानी कि बिजली से रिलेटेड कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, बहुत तेजी से मेल जाएगा ये। और इसमें होगा क्या कि हम जो है नेट पे अपनी एक आईडी बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे जीमेल आईडी। देखो, मुझे सिर्फ अगर ये टॉपिक ही पढ़ाने हैं आपको तो बहुत आसानी से मैं पढ़ा सकता हूँ, बहुत तेजी से पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन सबको समझाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, जीमेल पे एक आईडी बनाएंगे। जैसे मेरा नाम अगर हिमांशु है तो मैं बना दूंगा himanshu@gmail.com। अब अगर किसी को मुझे पत्र भेजना है, मुझे किसी को भेजना है, जैसे कि कोई एक नाम ले लीजिए, राजेश@gmail.com, तो वो क्या करेगा, इस वाले अपने मेल अकाउंट से मुझे पत्र लिखेगा, ये यानी कि मेल लिखेगा, और फिर वो मुझे क्या कर देगा, फॉरवर्ड इस वाले मेल पते पर। ये मेरा पता हो गया। जैसे पहले पत्र में लिखते थे ना कि 505 झुनझुन वाली गली, लखनऊ, इलाहाबाद,
इस तरीके से। तो अब हमारा एड्रेस ये है, यानी कि मोबाइल फोन में जहां ये आईडी खुली हुई है वही हमारा एड्रेस हो गया। अब संचार के क्षेत्र में और किस किस चीज से आप संचार कर सकते हैं, तो और चीज जिनसे आप संचार कर सकते हैं वो है टेलीफोन। यानी कि अगर हमें किसी से कोई बात कहनी है तो हम टेलीफोनिकली, यानी कि हम टेलीफोन के माध्यम से उससे उसका नंबर डायल करेंगे। अब आप देखिए एड्रेस जो है वो नंबर में परिवर्तित हो गया। जैसे किसी का नंबर है 98 97 26 25 24, ये मैंने ऐसी नंबर लिख दिया, ये पता नहीं किसका होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी का होगा। अब क्या है, हमारा एड्रेस जो था, जो 505 झुंझुनवाली गली लखनऊ, वो एड्रेस अब ये नंबर हो गया। यानी कि हमारे फोन में अब हमारा नंबर चल रहा होगा, जिसको भी हमें कॉल करना है वो हमारे इस नंबर पर मिला लेगा। फिर आया ई पोस्ट। ई पोस्ट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट। अब जीमेल पे क्या था, हम और भी कुछ भेज सकते थे, जैसे फोटो भी भेज सकते थे। ई पोस्ट का मतलब हुआ सिर्फ पोस्ट। तो ये हमारे संचार के क्षेत्र में हो गए। अब हम अगला आते हैं कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ। दूसरा हमारा टॉपिक है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या नवीनतम प्रगति की। अब देखिए पहले शिक्षा क्या होता था, पहले गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, उनके आसपास पांडव बैठे हुए होते थे और कौरव भी बैठे हुए होते थे, 2-4 और भी बैठे हुए होते थे। यानी कि वो ओरली, यानी कि मौखिक रूप से बोलते थे और जो उनके शिष्य होते थे वो ग्रहण करते थे, उसे सिर्फ कानों में सुनकर ग्रहण कर लिया करते थे। किसी भी तरीके का लिखना नहीं हुआ करता था। पहले किस पे लिखते थे, जैसे पहले आप लिखते थे पत्तों पर, पहले एक पत्ता हुआ करता था, उन पे लिखा जाया करता था, उसे ही हम लोग संचित करके रख लिया करते थे। पत्ते के बाद फिर हमने पेड़ से पेपर बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो इस पे भी लिख रहे हैं। दूसरी बात, हम मोबाइल फोन पर भी लिखते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मोबाइल फोन में भी टाइप तो कर ही रहे ना हम। तो हम अब जैसे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा कटने लगे, बहुत ज्यादा पेपर वेस्ट होने लगा, तो हमने उसका एक नया तरीका निकाल लिया कि अब हम जो कुछ भी लिखेंगे वो फोन पे लिखेंगे। हमें किसी को कुछ भी सेंड करना है तो हम फोन पे कर रहे हैं, यानी कि अब हम कागज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं। तो ये हो गए शिक्षा के क्षेत्र में। पहले हमने पत्तों पर लिखा, अब हम उसके बाद मोबाइल पे लिखना शुरू कर दिया। अब हमारा आया है आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग देखना, INFORM, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनी, COMMUNI, कम्युनिकेशन, CATION, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। ये हम टेक्नोलॉजी की तो बात पढ़ रहे हैं कि पहले हम पत्र कैसे भेजते थे, फिर हम पत्र लिखते किस पे थे। तो आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन और टी का मतलब टेक्नोलॉजी। अब आइए आईसीटी के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए आपकी किताब में दे रखा है, ये बोल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। आईसीटी, आप देखें कि आईसीटी दरअसल होता क्या है। आईसीटी में हर वो चीज आ जाएगी जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि हमें कहीं से कुछ अर्जित करना है। कम्युनिकेशन का मतलब हमें करना है संप्रेषण, यानी कि हमें चीजें एक दूसरे में ट्रांसफर करनी है। तो सूचना और संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये इसका हिंदी नाम हो गया। आई से इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब अगर आप सोचकर देखें कि पहले शिक्षा कैसे दी जाती थी, पहले शिक्षा दी थी कि पास में बैठा होना आवश्यक होता था। अब क्या है, शिक्षा दी जा रही है, जैसे मैं फोन पे आपको शिक्षा दे रहा हूं, आप क्या करोगे, आप सिर्फ वीडियो पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो और उसी में पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, ये एक आईसीटी का काम हो गया। क्या काम हो गया, आईसीटी। आईसीटी ने अपना काम कर दिया। आईसीटी का काम यही था। दूसरा, अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक तो तरीका है कि मैं आपको इसी में से पढ़ पढ़कर सुना दूं और आप अगर ग्रहण कर पाए तो कर पाए और नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। लेकिन
आईसीटी का काम क्या है? आईसीटी का काम क्या है कि बच्चों को मनोरंजक वातावरण देना, यानी कि मनोरंजक वातावरण देना। यानी कि शिक्षा का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम मोनोटोनसली पढ़ें, यानी कि उदासीनता के साथ पढ़ें कि राजा ने फलाने को ये संदेश भेजा, उसके बाद रानी ने ये कहा, फिर बच्चों ने ये कहा। एक तो हम मोनोटोनसली पढ़ रहे हैं, यानी कि उदासीनता के साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें ना तो शिक्षक को कोई भी आनंद आ रहा है पढ़ाने में, ना उसके बाद विद्यार्थियों को कोई भी आनंद आ रहा है। एक तरीका है कि मैं आपको क्लास में मजे दिलाकर पढ़ाऊं, जैसे मैं अक्सर क्लास में पढ़ाता हूं। तो एक वो तरीका, यानी कि मनोरंजक वातावरण। अगर हमें जैसे हिस्ट्री में हम आए, हिस्ट्री में क्या होता है, हम सिर्फ कहानी पढ़ रहे होते हैं कि अकबर ने ये कहा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर पानीपत की लड़ाई हुई, 1526 में ये हुआ, फिर 1556 में हुआ, फिर 1761 में हुआ, फिर टीपू सुल्तान, फिर ब्रिटिश, फिर ये, फिर वो। तो वो क्या है, बच्चों को क्या रहेगा, एक हद तक तो याद रहेगा, लेकिन उसके बाद बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। यही कारण है कि हमारे हिंदी जैसे विषय जो है वो विद्यार्थियों ने लेने छोड़ दिए। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई एमए भी कर रहा है तो वो बड़ा दिक्कत में रहता है अगर वो हिंदी लेता है, क्योंकि उसको हम सही माध्यम और सही वातावरण नहीं दे पा रहे थे। अब क्या है, जैसे मैं जब आपको हिंदी पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे हिंदी कितने अच्छे तरीके से मैं गा कर आप लोगों को लुभा कर पढ़ाऊंगा। तो मैं इतिहास की बात कर रहा था। इतिहास में एक तो ये तरीका हो सकता है कि मैं कहानी की तरीके से पढ़ा दूं, दूसरा हो सकता है कि जैसे इतिहास में पात्र आया अकबर, तो मैं किसी बच्चे को अकबर बना दूंगा। एक आया जोधा, तो मैं किसी लड़की को जोधा बना दूंगा। तो इस तरीके से हम एक भूमिका प्रदान करके उसको पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके का जो पढ़ाना है वो आईसीटी के अंदर आ गया, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके काम देखो, और इसके काम है जैसे ई बुक देना। ई बुक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बुक, बी का मतलब बुक, यानी कि मोबाइल पे अब किताबें आने लगी हैं। अगर आप इस पे डालोगे कि हमें इसकी नॉवेल पढ़नी है, यानी कि आपको देवदास पढ़ना है, तो आप अगर फोन पे डालोगे देवदास, तो वो आपको किताब बजाय पेपर वाली मिलने की आपके फोन में मिल जाएगी। तो आप ये देखिए कि ना किताबें छपेंगी, ना बहुत ज्यादा पेपर का डिस्ट्रॉय होगा, ना हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये देखो आईसीटी का ही काम हो गया। तो ये ऐसा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेस, SPACE, स्पेस टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY। ये शब्द आपको याद हो जाने चाहिए। अब देखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमने क्या किया। अगर आप देखते होंगे कि आप अगर टीवी पर देखते होंगे, सबसे पहले तो आप ये दिखाओ कि अगर आप टीवी देखते हैं, टीवी में जैसे आपके चैनल आ रहे हैं, चाहे वो स्टार प्लस आ रहा है या दूरदर्शन आ रहा है। अभी तो फिलहाल रामायण देख रहे होंगे सब, दूरदर्शन आ रहा है, या आपका कोई सा भी चैनल आ रहा है, जैसे न्यूज चैनल आ रहा है कोई, आज तक वगैरह वगैरह। तो वो हो क्या रहा है, हमने क्या किया, हमने, ये हमारी अर्थ रही, अर्थ हमने यहां पर सैटेलाइट लगा दी। इन सैटेलाइट का काम क्या होगा कि ये अर्थ की जो एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूमेंगी और ये क्या करेंगी, अर्थ को इंफॉर्मेशन देंगी। जैसे ये हमने भारत की अपनी सैटेलाइट लगा दी, भारत की सैटेलाइट जैसे इनसैट है, INSAT, देखो ये रहा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसका होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब देखो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम क्या है, इनसैट। हमने क्या किया, इनसैट एक सैटेलाइट लगा दी। ये सैटेलाइट लगाई कैसे गई होगी, यहां पर हमने किसी चीज से इसे ऊपर भेजा होगा, ऊपर भेजने के बाद ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देगी। अब ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि संदेश आता है कि मौसम विभाग में रामपुर में अगले 24 घंटे में बहुत तेज वर्षा। वो जो हमें इंफॉर्मेशन मौसम विभाग की मिल रही है, वो किसके कारण मिल रही है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण। अगर हमने सैटेलाइट ना भेजी होती तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि सुनामी आई, जैसे सुनामी आई तो हमें सुनामी का एक दिन पहले पता लग गया था कि सुनामी आने वाली है, या जब बहुत तेज ओले वोले पड़ने, इस तरीके की
कोई संभावना होती है तो हमें पहले से ही पता लग जाता है। उसका कारण ये है कि हमें सैटेलाइट जो है वो मौसम विभाग, एक हमारा विभाग है, वो हमारा परिवर्तन ऑब्जर्व करता है, उस परिवर्तन को देखता है। जब वो परिवर्तन देखता है तो वो बता देता है कि भैया इस तरीके से चीजें हुई हैं, तो अब इसमें क्या होगा कि अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश पड़ने वाली है। तो मैं कुछ आपको यहां पर आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे पहली है आपकी इनको स्पार, इनको स्पार, तो यानी कि आई से इंडियन, इससे लिखा जाएगा इंडियन नेशनल, सीओ से कमेटी फॉर, एसपी ए का मतलब स्पेस, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, आर का मतलब रिसर्च, ठीक है। इनको स्पास, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आप याद करेंगे। इनको स्पास यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, सारी स्पेस की जितनी भी रिसर्च होती है, जैसे मंगल ग्रह पर पानी खोजना या चंद्रमा पर ये है, इस तरीके की जितनी भी रिसर्चेस होंगी वो ये वाली कमेटी करेगी। दूसरा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फॉर्म क्या होता है, आई से इंडियन स्पेस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो क्या करेगा, इसरो भी ये काम करेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमने मंगल ग्रह पर एक यान भेजा जिसको हमने बोला था मंगलयान। तो इसरो वो क्या किया था, इसरो ने तैयार किया था वो किस तरीके से छोड़ा जाएगा, कहां जाकर उसे अर्थ के चारों तरफ घुमाना पड़ेगा या मंगल तक पहुंचाना है, फिर उसको ये करना है, फिर उसको वो करना है। तो ये सारा काम क्या इसरो ने किया था। तो इनको इस बार 1962 में तैयार किया गया था, ये सबसे पहला था भारत का। इसरो 1969 में भाभा यानी कि विक्रम साराभाई, विक्रम आपके उसमें नाम दे रखा है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई ने इसकी शुरुआत करी थी। विक्रम साराभाई ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको स्पार यानी कि स्पेस रिसर्च में अपना योगदान शुरू किया था, ठीक है। अब मैं अगले पे आता हूं, अगला है आपका इनसेट। इनसेट में आपको बता चुका हूं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम था कि सैटेलाइट को कैसे भेजना है, उस आईआरएस का मतलब हुआ इंडियन रिमोट सेंसिंग, आई से इंडियन रिमोट, REMOTE रिमोट, और सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग का भी यही है कि आपके वातावरण में जो भी बहुत छोटी छोटी चेंजेस आ रहे हैं ये उसको सेंस करेगा, ये उसको पहचान लेगा। अब आपका अगला है PSLV। देखो P से पोलर, S से सैटेलाइट, SATE सैटेलाइट, वही जो मैंने हरे कलर से बनाया था छोटा सा, L से लॉन्च और V से व्हीकल। यानी कि अब वो सैटेलाइट अगर हमने जैसे इंडिया का कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है तो वो सैटेलाइट कैसे क्या होगा, ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि उसको पत्थर में बांधा होगा, पत्थर ऊपर फेंका होगा तो उसके साथ सैटेलाइट चला गया होगा। हुआ क्या होगा, हमने उसका एक पूरा, उसके प्रक्षेपण का एक पूरा अस्त्र होता है, यानी कि किस तरीके से भेजा जाना है। हम क्या करते हैं, हम रॉकेट बनाते हैं, उस रॉकेट में हम जगह जगह सिलेंडर लगाते हैं। अब जैसे हमें ऊपर कोई चीज पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इस सिलेंडर में आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद इस सिलेंडर में नीचे से क्या होगा, धुआं निकलेगा। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे आप दिवाली पर रॉकेट जलाते हैं ना, सेम वही है। अब जब ऊपर चला जाएगा, इसमें आग खत्म हो जाएगी तो ये सिलेंडर पीछे छूट जाएगा। अब ये वाला सिलेंडर में आग लग जाएगी, ये और ऊपर जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। इस तरीके से लास्ट में जो हमारी सैटेलाइट बचती है वो ही अर्थ के चारों तरफ जो है वो घूमने शुरू कर देती है। तो ये क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का हुआ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, GSLV लॉन्च व्हीकल तो वही रहा, जी से हो गया जियो सिंक्रोनस, जियो का मतलब भूमि पर, SYN सिंग, CHRO क्रो, NOUS नस,
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, SATELLITE सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब हम अपने चौथे पे आ जाते हैं। चौथा क्या है? रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। अब देखो हो क्या रहा है, अब जैसे जैसे देश थोड़े से समृद्ध होते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं कि अगर किसी से लड़ाई हो जाए, यानी कि देश क्या है, देश वो ठाकुर साहब हैं जो जरा सा अगर उनके पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक राइफल खरीदते हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, राइफल खरीदते हैं। पहले राइफल खरीदते हैं, उसके बाद उसका सबसे पहले राइफल खरीदी जाती है और उसके बाद जो है उसका परमिट बनवाते हैं कि हम राइफल खरीद सकते हैं। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। तो सबसे पहले राइफल खरीदता है। वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा करनी है, उसे अपनी रक्षा प्रतिरक्षा करनी है। तो हर देश की सुरक्षा उसका कर्तव्य होता है। हमारे यहाँ जो भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उनका भी यही कार्य है कि वो देश को आगे बढ़ाएं और उस देश की रक्षा करें। तो हमने क्या किया, एक विभाग बना दिया, DRDO। अब DRDO क्या होता है? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस मतलब रक्षा, डिफेंस करना, डिफेंस एंड रिसर्च, यानी कि जो पहले से बना लिए गए हैं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो पहले से बना लिए गए हैं उनकी तो रिसर्च करो और उन्हें डेवलपमेंट करो। उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन को हम DRDO कहते हैं। ये क्यों बनाया गया? ताकि हमारे देश की भी अपनी मिसाइल्स वगैरह हो। जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया, मिसाइल बनाई। 4 तरीके की मिसाइल्स होती हैं, MISSILE मिसाइल्स। मिसाइल्स कितने तरीके की होती है? 4। पहली, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, यहां बनाता हूं मैं पृथ्वी, और ये हुआ आकाश। तो पहली जो पृथ्वी से आकाश में मार करेगी, यानी कि पहली पृथ्वी से आकाश में। ठीक है, पहली तो ये हो गई। दूसरी, आकाश से आकाश में, आकाश से आकाश में मार करेगी। तीसरी होगी जो आकाश से पृथ्वी पर मार करेगी, जो आकाश से पृथ्वी पर मार करेगी। और चौथी होगी जो पृथ्वी से ही पृथ्वी पर मार करेगी, पृथ्वी से पृथ्वी पर ही मार करेगी। यानी कि पहली जो पृथ्वी से आकाश में, दूसरी आकाश से आकाश में, तीसरी आकाश से पृथ्वी पर और चौथी पृथ्वी से पृथ्वी पर। 4 तरीके की मिसाइल हो गई। हमारे हिंदुस्तान में कुछ मिसाइल्स के नाम हैं, जैसे मैं आपको मिसाइल्स के नाम बताऊं तो जैसे अग्नि मिसाइल है। कौन सी है? अग्नि, AGNI, अग्नि। हमने नाम रख दिए इनके, अग्नि, अर्जुन, ब्रह्मोस। एक तरीके से अगर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि महाभारत में जो कि ब्रह्मास्त्र चलाओ, तो वो ब्रह्मोस मिसाइल ये हो गई, कि अग्नि अस्त्र चलाओ जिसमें से अग्नि निकलती थी, वो अग्नि मिसाइल ये हो गई। तो इस तरीके से हमने अपनी मिसाइल्स बनाई। कुछ हमारे नेवी सिस्टम थे, हमने युद्धपोत बनाए। युद्धपोत क्या होते हैं? युद्धपोत होता है एक ऐसी नाव, एक ऐसा जहाज जिसपे हमारा रॉकेट भी उतर सकता है। देखो ये मैंने रॉकेट बता दिया, तो यहाँ पे ही रॉकेट भी उतर जाएगा। यहीं पे हमारी तोपें रखी हुई होंगी, यानी कि एक पूरे जहाज में ही हमारे पूरे युद्ध का सामान होगा। तो हमने ऐसे युद्धपोत बनाए, जैसे कि INS कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि है इंडिया के, ये देखो मैंने अपना प्यारा भारत बना दिया यहाँ। ठीक है, कोच्चि है यहाँ तमिलनाडु के पास, कोच्चि। तो INS कोच्चि,
INS कोच्चि, हमने एक युद्धपोत बनाया। दूसरा कौन सा? INS अरिहंत, INS अरिहंत। ये क्या है? युद्धपोत हैं। ये जहाज के रूप में एक चलता फिरता, आप ये समझ लीजिए कि चलता फिरता एक ऐसा शहर है जिसमें सिर्फ हथियार हैं। ठीक है, अब हम अपने 5वें क्षेत्र में आ जाते हैं। हमने विज्ञान को 5वें क्षेत्र में कैसे देखा? तो हमारा 5वां क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा, चिकित्सा में सबसे पहले स्कैनर, SCANNER, स्कैनर, यानी कि स्कैन करना। आपने देखा होगा कि कुछ पिक्चरों में आपने देखा होगा कि व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है, इस तरीके से लाइट आती है और उसके अंदर क्या है, कहाँ हड्डी है, कहाँ मांस है, कहाँ क्या है, कहाँ वेसल चल रही है, वो सब स्कैन हो जाता है, यानी कि सब देख लिया जाता है। तो हमने स्कैनर बनाया। इससे पहले जब स्कैनर नहीं था तो हम सिर्फ अंदाजा लगाते थे। जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा, नब्ज पकड़कर वो ये पता लगाता है कि आपकी नब्ज कैसी चल रही है। अगर आपकी नब्ज ठीक नहीं चल रही है, यानी कि उनका अपना एक तरीका होता है, अगर उन्होंने नब्ज से पहचान लिया कि अच्छा किडनी में इसके प्रॉब्लम है, तो वो किडनी की दवाई दे देगा। उसने पता लगाया कि लीवर में प्रॉब्लम है, तो लीवर की दवाई दे देगा। वो करेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम है भाई, ऐसे हार्ट अटैक हो सकता है, तो हार्ट की दवाई दे देगा। वो नब्ज से पता लगा रहा था। अब हमने क्या किया? स्कैन किया। स्कैन में आप आगे बढ़ोगे, CT स्कैन, CT स्कैन। तो सबकी एक फुल फॉर्म होती है। CT की क्या फुल फॉर्म है? CT की है कंप्यूटेड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टेक्नोलॉजी नहीं, टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपका हाथ टूट जाता है तो आप एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्या है? एक्सरे की खासियत ये है कि वो हड्डियों से पार नहीं होता, मांस से पार हो जाता है। तो अब क्योंकि हड्डियों से वो एक्सरे, रे का मतलब होता है किरणें, वो किरणें एक्सरे, यानी कि ये जैसे एक मनुष्य हो गया, ये उसका शरीर हो गया, ठीक है, ये उसकी हड्डियां हो जाएगी। अब ये क्या होगा? इसके पास से जब होगा तो इसकी जितनी जितनी हड्डी होंगी उनसे तो ये पास नहीं होगा। देखो ये मैंने पसलियां बना दी इसकी, ये कूल्हे की हड्डी बना दी, फिर ये पैर की हड्डी, देखो ये लग रहा है नहीं, ये इसकी क्या आ गई, ये इसका आ गया कंकाल अंदर का, ये इसकी एक और हड्डी आ गई। तो ये क्या है? हड्डियों से पास नहीं होगा। तब हमें ये पता लग जाएगा कि अगर ये हड्डी यहां से टूट गई है तो ये हड्डी टूटी हुई इसमें दिखाई दे जाएगी। यानी कि एक्सरे में हमने क्या किया? अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या है, CT स्कैन क्या है, इसी तरीके की, चाहे वो एक्सरे हो चाहे गामा रे हो, कई और तरीके की रेज हम व्यक्ति के शरीर से निकालते हैं। अब इसमें क्या था? एक्सरे की क्वालिटी होती है कि हड्डियों से पास नहीं होती, बाकी सब चीजों से हो जाएंगी, लेकिन हड्डियों के अलावा भी तो व्यक्ति के शरीर में कुछ हो सकता है। जैसे आप बहुत छोटी से छोटी चीज सोचकर देखिए कि मेरे कंधे की नस में, यहाँ पर एक, जैसे ये मेरे कंधे की नस था, उसमें बहुत छोटा सा कोई हवा का एक बबल आ गया, यानी कि हवा का गुल्ला आ गया। जब हवा का एक गुल्ला आ जाएगा तो यहां से देखो जो खून बह रहा था वो खून नहीं बहेगा। अब खून नहीं बहेगा तो आगे तक खून नहीं पहुंचेगा, आगे तक खून नहीं पहुंचेगा तो होगा क्या कि या तो व्यक्ति को लकवा मार जाएगा या फिर वो शून्य पड़ जाएगा। अब ये कैसे पता लगे? तो उसके लिए हम CT स्कैन करते हैं। जैसे हमारे अगर सर के अंदर अगर कोई दिक्कत आ गई तो डॉक्टर तुरंत कहता है कि भाई CT स्कैन करो। एक्सरे से CT स्कैन इसलिए थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि एक्सरे में एक तो एक्सरे जो थी वो बहुत दिक्कत पैदा करती है। एक्सरे क्या करती है? आगे चलकर कैंसर कर देती है अगर ज्यादा आप एक्सरे करवाते रहे तो CT स्कैन में क्या था कि हम बहुत छोटी से छोटी चीज, यानी कि ब्लड वेसल्स वगैरह भी देख सकते हैं कि उनमें कोई थक्का तो नहीं जम गया है, क्या नहीं हो गया। अब हमारा अगला होता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है? सब आपके पुस्तक में दे रखी है। रेडियोग्राफी होता है कि जो हमारी, इसमें भी हम सेम करेंगे कि हम रेज डालेंगे। रेज डालने के बाद व्यक्ति के शरीर में जितने भी चेंजेस हो जाएंगे वो हम इससे ग्राफ कर लेंगे, यानी कि एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आता है आपका एंजियोग्राफी। अब आप सोच के देखिए कि कोई हार्ट का पेशेंट है, यानी कि कोई दिल का मरीज है, उसके क्या हुआ, उसके दिल तक जाने वाली नस में, यानी कि ये रही उसके दिल तक जाने वाली एक नस, इसमें
कहीं पे नस जो है वो दब गई, जैसे ये नस ऐसा ना होकर ऐसा करके दब गई, ये देखो ऐसा करके दब गई। अब इसमें क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी करेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है वो जो एक नस थी वो बजाय सीधे जाने की ऐसा करके हो गई है। अब क्योंकि ऐसा करके हो गई है तो वो खून जो बहुत आसानी से जाना चाहिए था, अब वो आसानी से नहीं जा पा रहा है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बहुत पतली सी स्ट्रॉ टाइप की, यानी कि जिससे आपने देखा होगा पेप्सी पी लेते हो, वो डाल देते हैं। वो मैं दूसरे कलर से डाल रहा हूँ तब आपको दिखाई देगा। हम एक स्ट्रॉ तरीके का डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम हवा मारेंगे। हवा मारेंगे तो हम देखेंगे कि ये यहीं पे जो है वो फूलना शुरू करेगा स्ट्रॉ। जब ये फूलना शुरू करेगा तो इसकी जो अंदर की तरफ जो दब गई थी वो ठीक हो जाएगी। जब वो ठीक हो जाएगी तो हमने एंजियोग्राफी का इस्तेमाल कर लिया। अब आपका होता है MRI, सबसे लास्ट है MRI, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, EMAGING। ये भी MRI होता है। जैसे CT स्कैन और MRI वगैरह हम तभी करते हैं जब हमें बहुत छोटी सी अपने दिमाग में कोई ब्लड वेसल पिचक गई है, या कहीं पे खून का थक्का जम गया है, या कुछ और हो गया है, कोई बहुत माइन्यूट सी हड्डी में कोई बहुत छोटा सा उभार आ गया है, या कुछ और हो गया है, उस तरीके का इस्तेमाल हम MRI में करते हैं। ये सब है अंदर की चीजें देखने की। जैसे एक होता है एंडोस्कोपी, ENDOSCOPY, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी वो टेक्निक होती है जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं। जैसे हम क्या करेंगे, एक तार में कैमरा लगा के अपने मुंह के जरिए यहाँ डाल देंगे, तो अंदर जैसे हमारे पेट में, आप सोचिए कि पेट में कोई जख्म हो गया है, तो वो हम एंडोस्कोपी से उसको देख लेंगे। तो ये सब वही सारी टेक्निक्स हैं। यानी कि कृषि के क्षेत्र में हमने कृषि में क्या क्या अपने नवीनतम प्रगतियां की हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कृषि करते थे तो हमें हाथों से ही हमें गेहूं के दाने बोने पड़ते थे, यानी कि कोई ऐसी मशीन नहीं थी। हमें बैलों से खेत को जोतना पड़ता था। नराई के लिए हमारे पास कोई बहुत विशेष साधन उपलब्ध नहीं थे, और जो हमें उसके बाद बाली में से गेहूं निकालना था तो हम पहले कूटते थे उसको, यानी कि मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज हमारे पास जैसे थ्रेशर है, ट्रैक्टर, अब हम एक साथ ले जा सकते हैं कम समय में। थ्रेशर हैं, थ्रेशर्स हैं, और बहुत सारी और भी मशीन्स हैं। तो ये मशीन्स क्या है, हमारे विज्ञान ने हमें दी हैं। यानी कि अब हम ढुलाई के साथ साथ वो सारी चीजें, यानी कि अब पहले भूसा क्या होता था, भूसा, अब ऐसी मशीन्स आ रही है कि वो आपके उससे काटेंगी, तुरंत गेहूं निकालेंगी, उसको एक ही जगह इकट्ठा कर देंगी, बोरे में भी भर देंगी, और भूसा जो है उस भूसे को बंडल में बना दिया करेगी। बंडल में भूसा बनाकर और उसको गठरी की तरीके से रख दिया करेंगी। यानी कि अब सारी चीजें मशीन पे आ गई हैं। अब इंसान का अपना बहुत ज्यादा उसमें कोई योगदान नहीं है, सिर्फ आप बटन दबाइए और आप काम कर लीजिए। सातवां हमारा है परिवहन के क्षेत्र में, यानी कि परिवहन, यातायात में हमने क्या किया। सबसे पहले तो हम पैदल चलते थे, फिर हमारे पास साइकिल आई, बैलगाड़ी भी थी, मोटरसाइकिल आई, फिर एरोप्लेन आया। अब हम क्या है, आप अगर रेल्स में देखें तो सबसे पहली हमारे पास रेल आई थी 1853 में। ठीक है, 1853 में सबसे पहली बार रेल बनाई थी जो अंग्रेज थे उन्होंने। यानी कि तब रेल क्या थी, कोयले से चलती थी। कोल का मतलब होता है कोयला, कोयले से चलती थी। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में कि ऊपर जो है वो जैसे रेल का इंजन होता था, ये रेल का इंजन होगा, और यहाँ ऊपर इस तरीके से हुआ करती थी, और इसमें से क्या होता था, काला काला धुआं निकलता रहता था। तो वो काला धुआं क्या होता था, वो कोयले वाली ट्रेन थी। उसके बाद डीजल की आई, कोयले के बाद डीजल, DIESEL, डीजल। डीजल पढ़ने लगा। पेट्रोल्स की भी कई जगह ट्रेन है, पेट्रोल्स की ट्रेन है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई। अब क्या होता है, ऊपर तार होता है, और अब इसकी जगह क्या होता है, जो हमारा ट्रेन का इंजन होता है उसमें इस तरीके से एक वो लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, यानी कि इस तरीके से। तो दो तार होते हैं,
उस तार से ही टच करते रहते हैं। अगर तार से टच कर रहा है ये, जैसे एक तार ऐसे करके जा रहा होगा और एक ऐसे इससे टच करता होगा, तो ये तार से टच करता रहेगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी और ये चलती रहेगी। अब आप देखिए मेट्रो आई, ये तो इनकी स्पीड कम थी, यानी कि लगभग 100-120 के आसपास। अब हमारे पास मेट्रो ट्रेन आ गई, जैसे दिल्ली में क्या है उसकी आप हर 5 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आ जाती है। तो मेट्रो ट्रेन क्या हो गई, मेट्रो ट्रेन हमारे दिल्ली में मिल जाएगी, अभी मुंबई में बन रही है, कानपुर में भी बन रही है, लखनऊ में भी बन चुकी है, कानपुर लखनऊ, ठीक है। बुलेट ट्रेन मोदी जी ने कहा हम लोग बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं। बुलेट ट्रेन की स्पेलिंग क्या होगी, BULLET बुलेट ट्रेन। इनकी स्पीड कम थी, लेकिन बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, समझो। मोनोरेल क्या होती है, जैसे कई सारी रेल जो होती हैं वो 2 पटरियों पर चलती हैं, आपने देखा होगा कि 2 पटरी पर रेल चल रही है। मोनोरेल का मतलब हुआ कि एक ही पटरी होगी, एक पटरी होगी बस। इसी पे जैसे ये पटरी है तो इस तरीके से वो रेल इस तरीके से चल रही होगी, एक ही पटरी होगी। अब क्या होता है, जैसे डीजल पेट्रोल के हमारे पास वाहन थे, जैसे कि कार रही या कुछ रही, हमारे पास ई रिक्शा आ गए। आपने देखा था कभी RI रिक्शा की स्पेलिंग क्या होती है, RICKSOW रिक्शो, ई रिक्शो। यानी कि अब चार्ज करते रिक्शा और चलते हैं, पहले क्या था वो खींचने वाले होते थे। तो ये सब परिवहन के क्षेत्र में हो गए। अब है उद्योग के क्षेत्र में, हमारे पास पहले उद्योग जो थे वो काफी कम थे, यानी कि सीमित उद्योग जिसे कह सकते हैं। कृषि कर ली, यानी कि किसान हो गए आप, फार्मिंग बोलते हैं किसानी को, FARM फार्मिंग, यानी कि किसानी, कृषि। तो हमने कृषि कर ली, किसानी कर ली, या हमने क्या कर लिया, मैंने आपको बताया था कि वो रेशे यानी कि सूत काटना वगैरह कर लिया, नील की खेती कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई गई, जैसे स्टील की लगाई गई जमशेदपुर में, मैंने क्लास 7th में आपको पढ़ाया था। ऐसी एल्युमिनियम की लगाई गई। तो ये कुछ फैक्ट्रियां हैं, इनका जिक्र आपकी किताब में दे रखा है, मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। बाल्को की फुल फॉर्म है बी से भारत, BHARAT भारत, AL से एल्यूमिनियम, ALLUMINIUM एल्यूमिनियम, और CO का मतलब कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। आपकी अगली कौन सी है, हिंडेल्को, HIND हिंडेल्को, यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। और एक है नेल्को, NALCO नेल्को, एन से क्या होगा, नेशनल, NATIONAL नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। जैसे भारत हमारा नेशन है तो नेशन से ही बना नेशनल। AL से मतलब एल्यूमिनियम और CO से मतलब कंपनी। तो ये कुछ कंपनियां हैं। अब ऊर्जा के क्षेत्र में पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। ऊर्जा को हमने 2 भागों में बांटा है, यानी कि ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनर्जी, ENERGY एनर्जी। ये स्पेलिंग रट जानी चाहिए आपको। एनर्जी 2 तरीके की होती है, एक तो नवीनीकरण, यानी कि जिन्हें हम बार बार पैदा कर सकते हैं, और दूसरा है अनवीनीकरण, जो अगर एक बार हमने इस्तेमाल कर ली फिर दोबारा हम उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, कोयला, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल की भी स्पेलिंग याद करना, डीजल। ये क्या है, चाहे वो कोयला हुआ, चाहे पेट्रोल हुआ, चाहे डीजल हुआ, ये ऐसी ऊर्जा हैं जो हमें मिट्टी के अंदर मिलती हैं, यानी कि ये हमारे खनिज संपदा हैं। ये सिर्फ हमें प्रकृति देती है, यानी कि कोयला जो कम से कम लाखों करोड़ों साल बाद जो कोयला बना है, वो कोयला अब हम बना नहीं सकते। ऐसी पेट्रोल है, ऐसी डीजल है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल का कुआं खुद गया, या हमने अरब कंट्रीज से पेट्रोल लिया, ऐसी डीजल लिया। तो अगर ये एक बार खत्म हो गई तो हम इनको दोबारा नहीं पैदा कर सकते। नवीनीकरण क्या है, जिनको हम बार बार पैदा कर सकते हैं, जैसे जल ऊर्जा क्या होता है, जैसे पहाड़ से नदी गिरी, ये देखो मैंने पहाड़ बना दिया, हिमालय पर्वत, अब यहां से पिघली और नदी गिरी बहुत तेजी से। अब हमने क्या किया, यहां पर एक डायनेमो लगा दिया। अब नदी के बहाव के कारण ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, यानी कि ये ऐसा करके घूम रहा है, समझो। अब जब ये घूमेगा तो ये हमारी बिजली पैदा कर देगा, तो ये क्या होगी, जल की ऊर्जा। ऐसी होती है पवन ऊर्जा,
पवन ऊर्जा। अब देखो ना तो हमारा जल समाप्त हो सकता है, जो जल की ऊर्जा समाप्त होगी, ना पवन चक्की होती है, ना पवन ऊर्जा। ऐसी होती है बायोगैस, BIO बायो GAS गैस। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस को हम बोलते हैं गोबर गैस, गोबर गैस। अब गांव का गोबर क्या होता है? सिर्फ कंडे के पाथने में काम आ सकता है, ठीक है। अब हमने उसको क्या किया, उसको हमने एक बायो का टैंक बना दिया, ईंटों से टैंक बना दिया, उसमें हम गोबर भरते रहे। हमने इधर से क्या किया, एक आउटलेट निकाल दिया, इसमें हमने पाइपलाइन लगा दी। तो इसमें क्या होगा, गोबर से मीथेन होता है गोबर में, उस मीथेन गैस के कारण क्या होगा, हमारी बायोगैस या गोबर गैस बन जाएगी। वो गोबर गैस हमारे जैसे चूल्हे में हम CNG वगैरह इस्तेमाल करते हैं, LPG CNG हम वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, LPG हम घर के सिलेंडर में, भारत गैस में, जैसे ये सिलेंडर रहा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भारत गैस, ये वो सिलेंडर रहा। इसमें क्या होगा, इसमें LPG भरी हुई होगी, CNG नहीं होगी। CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG की फॉर्म होती है कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG की होती है लिक्विफाइड, कंप्रेस्ड का मतलब दबा देना, और लिक्विफाइड का मतलब उसका द्रव्य बना दिया, लिक्विड बना दिया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। अब हमारा आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि किसानों को अगर अपनी खतौनी निकालनी है तो उन्हें लेखपालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है, आप सबने ये चीज देखी होगी। हमारा अगला है GOVERN गवर NANCE नेंस, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी कि आपने देखा होगा लेखपालों को क्या है, लेखपालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी कि एक कागज के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो सारे कागज जो है वो इंटरनेट पे उपलब्ध करा दिए। अगर ये इंटरनेट पे उपलब्ध कराएं तो देखो तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ना हमने, यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप बजाय लेखपाल को घूस देने के, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के, आप अपने मोबाइल पे जाइए या कंप्यूटर पे जाइए और इंटरनेट से अपना वो डॉक्यूमेंट, DOCU डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब कागज, वो कागज आप प्रिंट करके निकलवा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हुई, यही ई गवर्नेंस है। जैसे एक तो शासन होता है, जैसे पहले का राजा करता था, सभाएं लगाया करता था। अब जो है गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, ये भी एक गवर्न करने का अपना एक तरीका है। जैसे अगर आपको कोई, जैसे आधार कार्ड बन रहा है तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो घर आकर नहीं बनाई जा रही है, आपके कैमरा से उसको आधार कार्ड बनाया जा रहा है। तो ये भी क्या ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। इसके बाद आपको इसकी पूरी स्लाइड मिल जाएगी।